म्यूचुअल फंड का जो नया बैच है वो 22 सितंबर से जो स्टार्ट होगा, वो नवरात्रि के उपलक्ष्य में माँ देवी की कृपा से मैं 9 दिन का फास्ट में रहता हूँ। और 9 दिन में म्यूचुअल फंड की क्लासेस भी आप लोगों को फ्री प्रोवाइड करूंगा कि एटलीस्ट अगर आपने जस्ट स्टार्ट किया है अपना करियर, ठीक है, फिनेंस के सेक्टर में, तो सबसे पहले कोई एग्जाम देता है तो म्यूचुअल फंड का ही देता है। ठीक है, ये कोई प्रमोशन नहीं है, बस मैं चाहता हूं कि कुछ स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए जो 4 बार 5 बार में भी म्यूचुअल फंड का एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। अब जो भी प्रॉब्लम हो वो अलग मैटर है, लेकिन मेरा काम है उन स्टूडेंट्स को हेल्प करना। ठीक है, तो अगर कोई आपके फ्रेंड्स या कोई भी करना चाहते होंगे म्यूचुअल फंड, देखिए एज अ करियर भी बहुत अच्छा स्कोप है। जितने लोग जानते हैं म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छा करियर है, मेहनत बहुत है, लेकिन आपका करियर भी बहुत अच्छा बन जाएगा। ठीक है, बस डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने चैप्टर 9 का पढ़ाया था, यानी कि फर्स्ट पार्ट था। मैं बहुत स्लोली पढ़ाता हूँ चैप्टर 9 और 12 को, क्योंकि सबसे ज्यादा हाई वो हाई वेटेज वाला चैप्टर है 9 और 12। 15 15 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो स्टेटस ऑफ होल्डर एंड मोड ऑफ होल्डिंग। ठीक है, पहला अपने को क्या लेना है? फर्स्ट होल्डर का पैन जो है वो वैलिड होना चाहिए केवाईसी के साथ, और जो एड्रेस प्रोवाइड किया गया है केवाईसी फॉर्म में, ठीक है, विल ओवरराइड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो पहले क्या होता है कि स्टेटस ऑफ होल्डर और कैसे होल्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पहला जो फर्स्ट होल्डर होता है वो इंडिविजुअल या नॉन इंडिविजुअल हो, या मोड ऑफ होल्डिंग या ऑपरेटिंग ऑफ अकाउंट हो, सिंगल हो, ज्वाइंट हो, आइदर हो, सर्वाइवर हो। ठीक है, द सिलेक्शन हैज टू बी मेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो तब। लेकिन वो अल्टर भी हो सकता है एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन टाइम। ठीक है, अगर आपने कुछ सिलेक्शन नहीं किया है तो डिफॉल्ट ऑप्शन सिलेक्ट होता है। ठीक है, अगर म्यूचुअल फंड क्रिएट हो रहा है ज्वाइंटली, ठीक है, तो देयर कैन बी नो चेंज इन द ज्वाइंट अकाउंट। ज्वाइंट होल्डर में कोई भी होल्डर डिलीट और ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, अगर एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ डेथ। ठीक है, तो केवाईसी डिटेल आपको लेना है ईच होल्डर्स का। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। एडिशनल केवाईसी डिटेल आर मैंडेटरी कलेक्टेड इन एप्लीकेशन फ्रॉम रिलेटिंग टू ऑक्यूपेशन, ग्रॉस एनुअल इनकम, नेटवर्थ, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन तो नहीं है, फॉर बोथ और नॉन इंडिविजुअल एप्लीकेंट। ठीक है, फटका एंड सीआरएस लेना है। फटका का फुल फॉर्म हमेशा आता है। फटका का मतलब है फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट, FATCA। ठीक है, एंड कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, सिटी ऑफ बर्थ क्या है, कंट्री ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, नेशनल कहाँ के हो, टैक्स रेसिडेंसी कहाँ है, कंट्री ऑफ बर्थ कहाँ का है, सिटीजनशिप कहाँ की है, इंडिया से बाहर के हो तो कहाँ के हो। ठीक है, इफ यस, अगर दूसरी कंट्री के हो तो टैक्स पर्पस के लिए आपको टैक्स आईडी नंबर, कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंस, टैक्स पेयर रेफरेंस आईडी, ये सभी शेयर करना होता है। ठीक है, बैंक डिटेल जो होती है वो फर्स्ट होल्डर ऑफ फोलियो इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, इसमें बैंक का नाम होता है, करंट अकाउंट है कि सेविंग है, टाइप ऑफ अकाउंट, अकाउंट नंबर, MICR कोड और IFSC डिटेल भी इंपॉर्टेंट होल्डर होता है। ठीक है, अगर यूनिट होल्डर ऑप्ट करते हैं कि वो डीमेट फॉर्म में उसे लेंगे, तो बैंक अकाउंट डिटेल प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन वो मैच होनी चाहिए डीमेट अकाउंट में जो प्रोवाइड किया गया है अकाउंट डिटेल उसमें। ठीक है, अगर पे आउट बैंक इज डिफरेंट फ्रॉम द बैंक अकाउंट थ्रू विच पेमेंट फॉर द पर्पस ऑफ यूनिट वाज प्रोसीड। ठीक है, अगर आपका पे आउट हुआ है तो एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको वैलिडेट करना पड़ेगा कि आपने पे आउट अदर्स अकाउंट से क्यों किया है। ठीक है,
एंड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगते हैं? ओरिजिनल कैंसल चेक ऑफ पे आउट अकाउंट, अकाउंट नंबर, फर्स्ट होल्डर ऑफ नेम ऑफ फर्स्ट होल्डर ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है, और बैंक स्टेटमेंट चाहिए जो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो डिविडेंड होता है या रिडेम्पशन आप रिडीम करते हो म्यूचुअल फंड को, तो वो क्रेडिट होता है डायरेक्ट बैंक अकाउंट में वाया इलेक्ट्रॉनिक मोड, सच एज डायरेक्ट क्रेडिट, नेफ्ट या एनएसीएस पैसे, ठीक है। माइनर के लिए क्या होता है? पेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड बाय मीन ऑफ चेक, डिमांड ड्राफ्ट और एनी अदर मोड शैल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम बैंक अकाउंट ऑफ माइनर फ्रॉम ज्वाइंट अकाउंट, ठीक है। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है तो एएमसी आर रिक्वायर्ड टू इंसिस्ट अपॉन चेंज ऑफ पे आउट बैंक मैंडेट बिफोर रिडेम्पशन इज प्रोसीड, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, छोटी छोटी चीजें हैं, अपना ध्यान रहता है कि एनी हाउ हम पास हो जाए, लेकिन डिटेल स्टडी हम करना नहीं चाहते। इसलिए क्या होता है, जब एमसीक्यू थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है ना, तो फिर अगले दिन फोन आना शुरू हो जाता है कि सर हम एमसीक्यू पढ़ के गए, हम शॉर्ट नोट्स पढ़ हाँ के सर, गए। मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ आज। हाँ कोई बात नहीं सर, अब भी कोई जस्ट बात नहीं, शुरू मैं कर किया अपन लूंगा, ने। मैं कर लूंगा। हाँ हाँ, अब भी जस्ट शुरू ठीक। किया अपन ने, बस वही बात हो रही। कंटिन्यू। हाँ हाँ, बस वही ठीक, बात हो रही थी। कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। हाँ, बस बात वही हो रही थी कि डिटेल स्टडी का क्या फायदा है म्यूचुअल फंड में, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट डिटेल, आपको इन्वेस्टमेंट डिटेल में क्या देना है? आपका चॉइस कौन सा स्कीम में, प्लान क्या है, ऑप्शन क्या लेना चाहते हो, पे आउट ऑप्शन क्या है, ठीक है। ईच स्कीम विल ऑफर रेगुलर प्लान, ठीक है। रेगुलर प्लान में क्या होता है? जहां पे आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू प्लान खरीदते हो, और डायरेक्ट प्लान क्या है? जहां पे आप विदाउट डिस्ट्रीब्यूटर प्लान खरीदते हो, ठीक है। तो एक्सपेंस रेशो जो होता है रेगुलर प्लान में ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट देना पड़ता है, ठीक है। और ईच स्कीम में ग्रोथ ऑप्शन भी होता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम, कैपिटल विड्रॉल प्लान भी होता है, ठीक है। पेमेंट डिटेल, ये जो इंपॉर्टेंट था मैंने बताया। फिर पेमेंट डिटेल, डिटेल ऑफ पेमेंट इंस्ट्रक्टेड द बैंक अकाउंट थ्रू विच द पेमेंट फॉर द इन्वेस्टमेंट इज बीइंग मेड हैज टू बी मेंशन इन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। और द पेमेंट हैज टू बी मेड आउट टू द अकाउंट स्पेसिफाइड बाय द म्यूचुअल फंड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। और एप्लीकेशन नंबर, फोलियो नंबर शुड बी मेंशन टू रिवर्स ऑफ पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। अगर आप चेक देते हो तो आपको एप्लीकेशन नंबर या फोलियो नंबर चेक के पीछे मेंशन करना है, ठीक है। यूनिट होल्डिंग ऑप्शंस, आप अपना पैन कार्ड नंबर प्रोवाइड करते हो, ठीक है। अगर आपको डिपॉजिट डायरेक्ट डीमेट फॉर्म में चाहिए तो डीपी का डिटेल आपको प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। तो यूनिट होल्डिंग का ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। या अगर आपको डीमेट में तो रखना है तो, या तो यूनिट को फिजिकल मोड में रखना है तो भी उसके है ना। आपको कॉपी लगानी है डीपी स्टेटमेंट की, ठीक है, कि आपकी डिटेल को वेरीफाई किया जा सके, ठीक है। अगर इन्वेस्टर ऑप्ट आउट करते हैं कि हमें डीमेट फॉर्म में नहीं चाहिए, ठीक है, देन एप्लीकेंट डिटेल प्रोवाइड इन एप्लीकेशन फॉर्म हैज टू बी सेम एज अपीयरिंग इन डीमेट विद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट। केवाईसी परफॉर्म बाय डीपी विल बी कंसीडर एज केवाईसी वेरिफिकेशन डन बाय म्यूचुअल फंड। जो डीपी के द्वारा केवाईसी किया जाता है सेम कंसीडर किया जाता है केवाईसी वेरिफिकेशन डन बाय म्यूचुअल फंड, ठीक है। नॉमिनेशंस कैसे होता है? एप्लीकेंट मेक अ नॉमिनेशन इन फेवर ऑफ नॉमिनी इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय द सेबी, ठीक है। नॉमिनेशन कैन बी मेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जब आप फॉर्म भर रहे हैं एप्लीकेशन तब, या फिर कभी भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और फोलियो हेल्ड बाय सिंगल होल्डर शुड हैव नॉमिनेशन मेड इन द एप्लीकेशन, जो सिंगल होल्डर होल्डर होते हैं उनके लिए, ठीक है। म्यूचुअल फंड को रिक्वायर होता है एप्लीकेंट टू प्रोवाइड सेपरेट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन नॉट टू नॉमिनेट। अगर आप किसी को नहीं नॉमिनेट करना चाहते हैं तो एक सेपरेट डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, उसके तहत भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एज पर सेबी रूल्स, अब क्या कहा गया है? इन्वेस्टर जो सब्सक्राइब किए म्यूचुअल फंड यूनिट को लेकिन सितंबर 30 2013 से पहले
ऑन और आफ्टर बाद में, ठीक है। तो आप या तो प्रोवाइड करोगे नॉमिनेशंस या ऑप्ट आउट करेंगे नॉमिनेशन बाय प्रोवाइडिंग अ साइन डिक्लेरेशन, ठीक है। मिनिमम इस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखिए, हमेशा फुल फॉर्म पूछा जाता है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ये दोनों का फुल फॉर्म आपको हमेशा याद होना चाहिए। कभी भी अचानक से भी मैं पूछूं तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट का जो डिटेल है वो एसआईडी और केआईएम में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। द लिमिट में बी हायर फॉर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रिक्वायर टू इनिशिएट द फोलियो, लोअर फॉर सब्सिक्वेंट परचेस। While investing, investor need to confirm the investment meet the minimum investment limit set by mutual fund for the scheme, ठीक है। अब देखिए फिनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या क्या होते हैं। फिनेंशियल मीन्स इन जब भी अपन खरीदी या बिक्री करते हैं, बाय करते हैं, परचेस करते हैं, सेल करते हैं, रिडीम करते हैं, स्विच करते हैं। स्विच मीन्स एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच करते हैं। तो इनिशियल परचेस ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट, ठीक है। तो एनएफओ या फिर कोई ओपन एंडेड स्कीम है, ठीक है, ओपन ऑफर पीरियड है वहां पे, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो ऑफिस ऑफ एएमसी अवेलेबल होता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास। इन्वेस्टर सर्विस सेंटर यहाँ पे भी अवेलेबल होता है, ठीक है। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म रहता है विद की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम और इज डिजाइंड फॉर फ्रेश परचेस, ठीक है। एडिशनल परचेस आपको करना है तो भी वो फिनेंशियल ट्रांजेक्शन में आएगा, ठीक है। एडिशनल आपने जितनी यूनिट खरीदी उसके बाद भी आप चाहते हो कि और ज्यादा यूनिट खरीदना चाहते हो, ठीक है। तो वंस इन्वेस्टर हैज फोलियो विथ म्यूचुअल फंड, अगर आपका फोलियो बन चुका है म्यूचुअल फंड के साथ, ठीक है, तो आपको हमेशा म्यूचुअल फंड को फुल एप्लीकेशन फॉर्म या डॉक्यूमेंटेशन नहीं देने, ठीक है। आपको एक ट्रांजेक्शन स्लिप है वो फिल करना होता है जिसमें फोलियो नंबर, ठीक है, और सबमिटेड द रिक्विसाइड पेमेंट, ठीक है। अगर आपको एडिशनल बाइंग करनी है, परचेज करना है, तो ट्रांजेक्शन स्लिप आप दिखा दीजिए इन ओपन एंडेड स्कीम, ठीक है। इट कैन ऑल्सो यूज फॉर फ्रेश परचेस इन अनदर स्कीम। दूसरी स्कीम में भी अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो आप ट्रांजेक्शन स्लिप को भर फिल करके भी कर सकते हैं, ठीक है। रीपर्चेस करना है तो सेम है, ट्रांजेक्शन स्लिप की नीड होती है, फिल करना है और रीपर्चेस आप कर सकते हो, ठीक है। स्विच करना है, अगर आप एक स्कीम को रिडीम करके दूसरी स्कीम में ट्रांजेक्शन करते हो, ठीक है, एक स्कीम को क्लोज कर दिया आपने, बाय किया फिर उसको क्लोज कर दिया, यानी कि सेल किया। एक पोर्टफोलियो में आपने बहुत अच्छी अपनी इन्वेस्टमेंट की लेकिन अब आपको लग रहा है कि इसमें ऑलरेडी ग्रोथ मिल चुकी है, तो आपने उस स्कीम को रिडीम करके दूसरी स्कीम में स्विच कर दिया, तो उसे स्विच कहा जाता है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन फ्रीक्वेंसी एंड रिडेम्पशन फ्रीक्वेंसी मस्ट बी द सेम फॉर ऑल म्यूचुअल फंड स्कीम एक्सेप्ट फॉर SIF, ठीक है, वेयर द सेम कुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। पेमेंट मैकेनिज्म फॉर म्यूचुअल फंड परचेस, ये क्या होता है? एक तो ऑनलाइन करते हैं अपन, ठीक है। इन्वेस्टर कैन कंडक्ट देयर म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन ऑनलाइन, ठीक है। दिस इन्वेस्टर इज रिक्वायर्ड टू फुल द रिक्वेस्ट डिटेल ऑफ एप्लीकेंट फॉर्म, अलॉटेड यूजर आईडी और पासवर्ड मिलता है, जिसको पासवर्ड को पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, PIN। इसका भी फुल फॉर्म पूछता है। अगर आपको एडिशनल बाय और सेल करना है तो आप आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके दोबारा जितनी चाहें उतनी बार आप बाय कर सकते हो, रीपर्चेस कर सकते हो, उसको एडिशनल परचेस कर सकते हो, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा भी आप डिजिटल पेमेंट सर्विस का यूज कर सकते हो जिसमें NEFT IMPS की भी सुविधा है, ठीक है। RTGS भी आप कर सकते हैं इसमें। RTGS का भी बहुत बार फुल फॉर्म पूछता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। अगर आप फॉरेन कंट्री से करते हैं तो आप स्विफ्ट यूज कर सकते हैं, SWIFT,
स्विफ्ट। ठीक है, अब देखिए एक चीज पूछता है नाच, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, सेंट्रलाइज क्लियरिंग सिस्टम है। ये भी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है टू रिप्लेस और कंसोलिडेट मल्टीपल एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। जो ईसीएस पहले था उसको बंद करके अब नाच का यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि आप फास्टर एंड मोर इफिशियंट वे पे क्लियरिंग कर सकते हैं। इट इज अ वेब बेस्ड सॉल्यूशन फॉर बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट। ठीक है, फैसिलेट इंटर बैंकिंग बैंक हाई वॉल्यूम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये पूछता है जनरली, इसलिए नाच का फुल फॉर्म और कैसे इसमें ट्रांजेक्शन होता है, यानी एक बैंक में मेरा खाता है, दूसरे बैंक में अगर मैं दूसरे बैंक में अगर मैं वो चेक लगाता हूँ तो नाच के थ्रू वो क्लियर हो जाता है, या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस के द्वारा। ठीक है, मोबाइल बैंकिंग के द्वारा भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन फॉर पर्पस। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म एंड एमएफयू म्यूचुअल फंड यूनिट के प्लेटफॉर्म को यूज करके भी आप बाइंग कर सकते हैं। यूपीआई के द्वारा भी अलाउ किया गया है। ठीक है, जिसमें यूपीआई एप्स में अवेलेबल है भीम बैंकिंग एप्लीकेशन, आधार है। ठीक है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए अपने फोन में, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस को क्रिएट कर लीजिए उसके द्वारा भी आप बाइंग कर सकते हैं। फिर होता है असबा, असबा का फुल फॉर्म हमेशा आता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक्ड अमाउंट, असबा, ASBA। वो कब होता है यूज, न्यू फंड ऑफर में। ठीक है, by the authorization to the bank to block the amount of application money in investor bank account। ठीक है, benefit of ASBA is that money goes out to investor bank account only on allotment। ASBA का बेनिफिट क्या है कि केवल जब आपको अलॉटमेंट होगा तभी आपके खाते से उतना अमाउंट डेबिट किया जाएगा। ठीक है, अगर तब तक आपको उसमें इंटरेस्ट मिलते रहे। ठीक है, आधार इनेबल पेमेंट सर्विस के द्वारा भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, AEPS, आधार इनेबल पेमेंट सर्विस जिसे बोलते हैं। ठीक है, नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म। ठीक है, आप *99# का यूज करके भी आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ठीक है, करंटली 11 लैंग्वेज में अवेलेबल है। देखिए यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है, वन टाइम मैंडेट, ये क्या होता है, OTM जिसको बोलते हैं। OTM मीन्स आउट ऑफ द मनी नहीं है, मतलब वो म्यूचुअल वो ऑप्शन में OTM का मतलब होता है आउट ऑफ मनी। ठीक है, इज अ पेमेंट फैसिलिटी दैट इन्वेस्टर कैन यूज टू ऑथराइज देयर बैंक टू प्रोसेस डेबिट टू देयर स्पेसिफाइड बैंक अकाउंट राइज बाई स्पेशल म्यूचुअल फंड। तो वन टाइम मैंडेट से भी आप परचेज कर सकते हो, यानी कि आप वो फॉर्म को सबमिट करेंगे, उतना पैसा आपके खाते से डेबिट हो जाएगा, और आप क्या करोगे उसे, उस पैसे से आप म्यूचुअल फंड की जितनी यूनिट वो खरीद सकते हैं। ठीक है, डेबिट कैसे होता है, नाच के द्वारा, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, इसके द्वारा OTM होता है। ठीक है, इसमें आपको अकाउंट नंबर, बैंक नेम, बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, IFSC, माइकर कोड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आपको रजिस्टर्ड करने के लिए कैंसल चेक की कॉपी, नाम, अकाउंट नंबर प्री प्रिंटेड जिसमें होना चाहिए, कि जिससे आपकी डिटेल वेरीफाई की जा सके। ठीक है, अदर पेमेंट में होता है चेक और DD, इसके द्वारा भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें आता है चेक, DD तो ठीक है, कैश, थर्ड पार्टी पेमेंट, इसको अच्छे से डिटेल में पढ़िएगा। थर्ड पार्टी में क्या होता है कि अगर आप किसी और को देना चाहते हैं, जैसे एज अ पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, रिलेटेड पर्सन, माइनर के बिहाफ में नेचुरल लव या गिफ्ट के तौर पे 50,000 नॉट एक्सीड 50,000 ईच रेगुलर परचेज पर SIP आप दे सकते हैं। रिलेटेड पर्सन मीन्स एनी पर्सन इन्वेस्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। ठीक है,
50,000 तक थर्ड पार्टी आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ड्यूली कंप्लीटेड हैज टू अकाउंट द एप्लीकेशन वेयर द पेमेंट इज फ्रॉम दिस सोर्स। कौन से सोर्स से हुआ? कैश पेमेंट में 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए पर इन्वेस्टर। ठीक है। कैश ट्रांजेक्शन फॉर परचेस ऑफ यूनिट इन म्यूचुअल फंड टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000 पर इन्वेस्टर पर म्यूचुअल फंड। ठीक है। पर फिनेंशियल ईयर कैश पेमेंट 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 50,000 कैश में कर सकते हो। ठीक है। और इसमें कंप्लायंस लगते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 और सेबी का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और अदर एप्लीकेबल एएमएल रूल्स इसमें लागू होते हैं कैश पेमेंट्स में। ठीक है। यहां तक आई थिंक आप लोगों को सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पेमेंट कैसे कर सकते हैं? चेक से। फॉर रीपर्चेस ऑफ यूनिट सेम चीज है, चेक से इलेक्ट्रॉनिक मोड में जिसमें आरटीजीएस एनईएफटी एनएसीएच की फैसिलिटी हो। अकाउंट डिटेल, ब्रांच एड्रेस, आईएफसी एमआईसीआर कोड होना चाहिए उसमें आपके चेक डिटेल में आपको प्रोवाइड करना है जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर रहे हैं। ठीक है। इंस्टेंट एक्सेस फैसिलिटी का मतलब होता है, देखिए यहां से क्वेश्चन आएगा आईएएफ। इंस्टेंट एक्सेस फैसिलिटी का मतलब होता है आपको रिडीम करने पे तुरंत क्रेडिट मिल जाए सेम डे। ठीक है। केवल लिक्विड स्कीम में आईएएफ फैसिलिटी होती है। आपको 50,000 रुपए तुरंत मिल जाते हैं और 90% ऑफ लेटेस्ट वैल्यू, जो भी ज्यादा हो। ठीक है। विच एवर इज लोअर, जो कम। ठीक है। और ये लिमिट एप्लीकेबल होती है पर डे पर स्कीम पर इन्वेस्टर। ठीक है। और कैसे होता है? कट ऑफ टाइम एंड टाइम स्टाम्पिंग। अगर आपने इक्विटी ओरिएंटेड डेब्ट फंड या ओवरनाइट फंड में ट्रांजेक्शन किया है तो कट ऑफ टाइम है 3 बजे। ठीक है। लिक्विड फंड में किया है तो कट ऑफ टाइम है 1:30 बजे या ओवरनाइट फंड में। ठीक है। इक्विटी ओरिएंटेड फंड या डेब्ट में फिर 3 बजे, लिक्विड फंड 3 बजे। ठीक है। ओवरनाइट रिडेम्पशन एंड स्विच आउट किया है तो 3 बजे, एप्लीकेशन रिसीव हुआ आफ्टर 3 बजे तो जो क्लोजिंग एनएवी है नेक्स्ट बिजनेस डे की वो अप्लाई होगी। ठीक है। बिफोर 3 PM तो क्लोजिंग एनएवी ऑफ द डे इमीडिएटली। ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन में 7 PM फॉर ओवरनाइट फंड्स। ठीक है। ये चीज याद करके जाना पड़ेगा अगर आपको 80 से ऊपर स्कोर करना है तो। ठीक है। बहुत इजी चीजें हैं, बस ये लिखा है कि आपको किस डे की एनएवी मिलेगी। ठीक है। कट ऑफ टाइम क्या है? तो देखिए लिक्विड और ओवरनाइट फंड जो होता है उसके लिए परचेस एंड स्विच इन के लिए 1:30 बजे कट ऑफ है, बाकी का सबका 3 बजे है मैक्सिमम। ठीक है। अगर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, संडे अगर नॉन बिजनेस डे है, एक एग्जांपल दिया है, मंडे बिजनेस डे है, ट्यूसडे नॉन बिजनेस डे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे बिजनेस डे है। ठीक है। और फॉलोइंग आर सम एग्जांपल ऑफ ट्रांजेक्शन। इन्वेस्टर ने सबमिट किया एप्लीकेशन मंडे को। मंडे क्या था? बिजनेस डे। लेकिन ट्यूसडे क्या है? नॉन बिजनेस डे। ठीक है। टू बाय यूनिट ऑफ 3 लाख तो फंड रिलाइज होगा वेडनेसडे को 2 बजे और वेडनेसडे का एनएवी आपको अलॉट होगा। ठीक है। और फंड आर रियलाइज एंड अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन ऑन वेडनेसडे बाय 5 PM। ठीक है। अगर फंड यूटिलाइज और रियलाइज होता है 5 बजे के बाद तो थर्सडे की एनएवी लगेगी। ये देखिए यहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है। अगर आपने एप्लीकेशन बनाया मंडे को और वो 1 बजे रियलाइज हो गया तो इट विल बी संडेज एनएवी। अगर 3 बजे के बाद हुआ बाई 3 PM तो ट्यूसडे की एनएवी लगेगी। ठीक है। तो ये थोड़े से लॉजिकल चीजें हैं, इसको पढ़िएगा बहुत डिटेल में, बहुत मजा आएगा चैप्टर 9 को। ठीक है। टाइम स्टाम्पिंग क्या होता है कि प्रिसीजन इन सेटिंग कट ऑफ टाइम मेकिंग सेंस ओनली इफ द फुल प्रूफ मैकेनिज्म ऑफ कैप्चरिंग द टाइम सेल एंड रीपर्चेस एप्लीकेशन आर रिसीव। ठीक है। म्यूचुअल फंड डिस्क्लोज ऑफिशियल पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस देयर एड्रेस इन द एसआईडी एंड देयर वेबसाइट। ठीक है। वेबसाइट में। ठीक है। केवाईसी रिक्वायरमेंट फिर वही है कि आपको केवाईसी देना है। अगर आप एनआरआई हो,
पावर ऑफ अटॉर्नी हो या उसके इशूअर्स हो, आपको प्रॉपर केवाईसी देना। अगर आप गार्जियन हो तो माइनर के साथ आपको अपनी केवाईसी डिटेल में देनी है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर ट्रांजेक्शन सच एज न्यू एडिशनल स्विच ट्रांजेक्शन, न्यू सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, माइक्रो एसआईपी, रिसीव फ्रॉम इफेक्टिव डेट, न्यू सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, ठीक है। तो इन सभी में जो क्या है रिक्वायरमेंट होती है फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, केवाईसी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और ऐसा क्यों है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ। केवाईसी में पैन कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रूफ ऑफ एड्रेस में पासपोर्ट आता है, वोटर आईडी आता है, राशन कार्ड आता है, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, यूटिलिटी बिल, ठीक है। कई बार क्या होता है कि प्रूफ ऑफ एड्रेस में आता है कि ये लोग लिख देते हैं कि पैन कार्ड है, पैन कार्ड में नहीं होता, ठीक है। पैन कार्ड में एड्रेस नहीं लिखा रहता, तो उसको ध्यान दीजिएगा। परमानेंट पैन नंबर कंपलसरी फॉर ऑल म्यूचुअल फंड। एक्सेप्शन किसमें है? माइक्रो एसआईपी में। माइक्रो एसआईपी जहां पे एनुअल इन्वेस्टमेंट 50,000 से ज्यादा नहीं होता, ठीक है। 50,000 पर म्यूचुअल फंड पर फाइनेंशियल ईयर, तो वहां पे पैन कार्ड की जरूरत नहीं है। लेकिन 50,000 आपकी लिमिट है फॉर स्मॉल इन्वेस्टर माइक्रो एसआईपी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट बाय इंडिविजुअल, माइनर और सोल प्रॉपर्टी लिमिट स्पेसिफाई अबव आर एक्सेप्टेड फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ पेमेंट पैन कार्ड। लेकिन आपका जो केवाईसी है वो कंपाइल होना चाहिए सेबी रजिस्टर केआरए के द्वारा, ठीक है। आपको क्या मिलेगा? पर्क, PEKRN, पैन एक्सेप्टेड केवाईसी रेफरेंस नंबर, जो केआरए इशूड करेगा, वो कॉपी आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगानी होगी, ठीक है। केआरए कौन होता है? केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी, सेंट्रलाइज केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी। ये सेबी हैज इंस्टीट्यूटेड अ सेंट्रलाइज केवाईसी प्रोसेस फॉर कैपिटल मार्केट म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो कौन होता है, कौन करता है? वो केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी, ठीक है। और कुछ एक केवाईसी होती है यूआईडीएआई के तहत, थ्रू ई केवाईसी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ई केवाईसी सर्विस में आपको हैज बीन एक्सेप्टेड एज अ वैलिड प्रोसेस फॉर केवाईसी वेरिफिकेशन, ठीक है। फिर केवाईसी थ्रू इंटरमीडियरीज में क्या होता है कि एडिशनल डिटे एक तो आपको पहला केवाईसी करना है, ठीक है, थ्रू स्टॉक एक्सचेंज इंफ्रास्ट्रक्चर केवाईसी परफॉर्म बाय डीपी, ठीक है। आपको एडिशनल डिटेल लेनी इन्वेस्टर का नाम, ऑक्यूपेशन, ग्रॉस एनुअल नेटवर्थ ऑफ पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन का, ठीक है। केवाईसी जो होती है सेंट्रलाइज केआरए, वो बहुत सिंपलर होती है इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ऑथराइजेशन फॉर इन्वेस्टर फॉर द इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन टू इन्वेस्ट, ऑथराइजेशन ऑफ ऑफिशियल टू साइन द डॉक्यूमेंट ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन के फेवर में साइन कर रहे हैं ऑन बिहाफ में, उनका भी आपको डिटेल लेना है, ठीक है। सेबी ने मैंडेट किया है कि इंडिविजुअल्स जो प्रोवाइड डिटेल कर रहे हैं, जो अल्टीमेट बेनिफिशियल ऑनर है, ठीक है, उनका इन्वेस्टमेंट और डॉक्यूमेंट टू स्टेबलाइज देयर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अगर उनको 25% से ज्यादा का प्रॉफिट या शेयर मिल रहा है, ठीक है, मोर देन 50% इन पार्टनरशिप एंड बॉडी ऑफ कॉर्पोरेशन, ठीक है, इन केस ऑफ ट्रस्ट इंक्लूडिंग द सेटलर, ठीक है, हु आर एंटाइटल्ड टू 15% और मोर ऑफ द बेनिफिट,
जो अल्टीमेट बेनिफिशियल ऑनर होते हैं, ठीक है। आपको क्लाइंट ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस को फॉलो करना है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जितने भी इंटरमीडियरीज हैं सेबी से रजिस्टर्ड है, चाहे म्यूचुअल फंड हो, एक्सेप्ट इंडिविजुअल और कंपनी जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, और इस मेजॉरिटी ओन सब्सिडरी ऑफ सच कंपनी, ठीक है, तो आपको वहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। वही फिर है अल्टीमेटली बेनिफिशियल ऑनर कौन है, उसका पैन नंबर, पासपोर्ट नंबर, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, यूबीओ का डिक्लेरेशन, ठीक है, ये सब जमा करना होता है। फटका का फुल फॉर्म तो हर बार आता है, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट, और कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, आप कौन से देश के हैं, आपका जन्म कहाँ हुआ, जो अपन ने जस्ट अभी कुछ देर पहले बात की थी, ठीक है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी, आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन वोलेटाइल मार्केट सच एज इक्विटी, तो एसआईपी बेस्ट अप्रोच होता है, ठीक है। फॉर कांस्टेंट अमाउंट, यानी हर महीने आप एक कांस्टेंट अमाउंट रेगुलर इंटरवल में, यानी 30 डेज के गैप में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका क्या होता है इससे फायदा, यूनिट होल्डर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो कम हो जाता है, एवरेजिंग हो जाती है उसकी, क्योंकि मार्केट ऐसा चलता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो कभी आपको ज्यादा यूनिट मिल जाते हैं, किसी मंथ आपको कम यूनिट मिलती है, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको फायदा ही होता है, ठीक है। जैसे कोई इन्वेस्टर है 1,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है, तो शुरू में एनएवी थी 10 रुपए, तो आपको फर्स्ट मंथ 1,000 यूनिट मिले, नेक्स्ट मंथ 12 रुपए हो गया तो 83 यूनिट्स मिली, नेक्स्ट मंथ 9 रुपए हो गया तो 111 यूनिट मिले, तो एवरेजिंग करेंगे तो आपको बढ़िया इन्वेस्टमेंट सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत मिल जाता है। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान क्या होता है कि मार्केट अपने पीक में बहुत टॉप में, आप चाह रहे हो कि रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो क्या करते हो आप 1,000 रुपए हर महीने धीरे धीरे करके मार्केट से निकालते जाओ। सेम एसआईपी का जस्ट अपोजिट, आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत पीक में है लेकिन ये भी लग रहा है कि और ज्यादा ऊपर चले जाएगा, तो आप धीरे धीरे हर मंथ 1,000 रुपए या जो भी आपका एक अमाउंट फिक्स फिर सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान क्या होता है, आप स्विच करते जा रहे हो, दिस इज द वेरिएशन ऑफ एसडब्ल्यूपी, ठीक है। आप एसटीपी द अमाउंट विड्रॉल फ्रॉम द स्कीम इज री इन्वेस्टेड टू सम अदर प्लान, यानी कि दूसरे स्कीम में आप ट्रांसफर कर रहे हो उस पैसे को, ठीक है। सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान कहा जाता है उसको, इसको स्विच भी कहा जाता है, ठीक है, स्विच कर रहे हो आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी, ठीक है। जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी चैप्टर 9 से मैंने मैक्सिमम आपको बता दिया, ठीक है। चैप्टर बहुत 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 बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितनी चीजें आती है, ठीक है, उतनी मैंने बता दी आपको। आपको और कुछ पूछना चाहते हो, आप मोस्ट वेलकम है।